कि महराज मलिक वर्सेस ईओ डोडा हमें देखने को मिला, जहां पर एक ऑडियो वायरल होता है और उस ऑडियो में बकायदा हमें यह देखने को मिलता है कि महराज मलिक जो हैं वो ईओ डोडा को अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक वर्ड जो है वो बहुत चलन में है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के माध्यम से टीचर को उस जगह भेजा जा रहा है जहां पर शायद उस टीचर की जरूरत ना हो, और जहां पर बच्चे हैं वहां टीचर नहीं, जहां टीचर हैं वहां बच्चे नहीं। नाकामी वक्त की छुपाएंगे। सीओ डोडा 2 साल के लिए, साल के लिए निकल जाएगा, अपनी नाकामी वक्त की छुपा लेगा। डेस्क नहीं है, नीचे टाट बिछाया हुआ है, उस टाट पर बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत तकलीफ होती है महाराज, बहुत तकलीफ होती है कि वो माँ बाप जो है वो मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है पढ़ने के लिए, और वहां पर जो है वो जमीन पर टाट पर बैठ रहा है। 12वीं पे पास है हमारी मंत्री साहिबा, अब उसको जो दिमाग में आएगा वही करेगी। हमारे देश के अंदर एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको उस प्रोफेशन के बारे में इल्म ही नहीं, लेकिन प्रोफेशन में है, और वो है पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता है, ओहदा भी दे दिया, जिम्मेदारी भी दे दी, उस डिपार्टमेंट के बारे में कोसों नहीं पता। अब सही बात है, चुनाव तो होने वाले हैं, नगरोटा हो या बडगाम हो, पर कुत्ते भी आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव देश के अंदर लड़ा जा रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही बहुत सारी बातें हुई थी, चर्चे हुए थे, एक कुत्ते का वो जो सामने आया था। अब जब कुत्ते लड़ना भी शुरू करेंगे या लड़वाना शुरू करेंगे, तो आप बताओ उस देश का मुस्तकबिल क्या होगा, और वहां प्रत्याशी जाकर क्या करेगा। कहीं प्रत्याशी में नाम कुत्ते का हो और वोटर कुत्ते ज्यादा हो गए, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे। मैंने सुना कि एक ऑर्डर निकाला जाता है, ये जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इनको बड़ा वो शॉक लगेगा। एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें ये बताया जाता है जो 20 दिन से पेड़ के नीचे रह रहा है, पेड़ के नीचे, उसको वोटर आईडी कार्ड बना कर दे दो। ये जम्मू कश्मीर के हालात हैं। महराज मलिक कह रहे थे कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और वहां पर हम स्टेटहुड की मांग करेंगे। कांग्रेस गई, महराज मलिक गायब रहे, उमर अब्दुल्ला गायब रहे। क्यों? सुन लीजिए, महराज मलिक भी जाते दिल्ली, कांग्रेस के साथ में सपोर्ट करते कि दे दीजिए हमें राज्य। और एनसी की तो बात ही मत कीजिए। ये लोगों को, कुछ लोगों को, कश्मीर के लोगों को ज्यादातर ये हमदर्दी है। पूछना चाहता हूँ क्या किया इन लोगों ने? अरे सरकार में तो बैठ गए 10 महीने, इन्होंने क्या किया? महराज मलिक की वजह से जो है वो हमारे काम नहीं हो रहे हैं जिला डोडा में। महराज मलिक जो है वो ब्यूरोक्रेट के साथ झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, बहसबाजी करते हैं, उससे हमारा काम जो है वो अटक जाता है, ब्यूरोक्रेट हमसे नाराज हो। इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक है। काफी दिनों के बाद इनसे बात करने का मौका मिल रहा है, इनसे हम बातचीत करेंगे। महराज, पहला सवाल तो ये रहेगा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि महराज मलिक वर्सेस ईओ डोडा हमें देखने को मिला, जहां पर एक ऑडियो वायरल होता है और उस ऑडियो में बकायदा हमें यह देखने को मिलता है कि महराज मलिक जो हैं वो ईओ डोडा को अनाप शनाप बोल रहे हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। क्या है पूरा मामला ये? वो तो अधूरी है, पूरी नहीं है। पूरी मंजरे आम पे आई होती, ऑफिसर्स को भी पता चलता कि बात कैसे की जाती है। और जो रवैया इनका बंद कमरों में होता है, हम सरेआम नीलाम करने में कमी नहीं रखते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, चाहे सही हुआ या गलत हुआ, वक्त की नज़ाकत को समझकर हमने वो सारी चीज़ें की हैं। वक्त के हालात इंसान को मजबूर करते हैं। माफिया का दौर है, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, सरकारों का समर्थन है। आम आदमी ने वोट दिया था, लेकिन फायदा उन्हीं लोगों को। एक दौर था एक पार्टी के वर्करों को फायदा था, दूसरा दौर आया दूसरे पार्टी के वर्करों को। लेकिन एक आम आदमी कहाँ पर खड़ा है और उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। अभी आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, ये किसी की भी बात कर रहे हैं, जनरली मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आदमी जब गलत काम करता है, गलत काम, इलीगल, तो वो पैसे देकर इलीगल को भी लीगलाइज करवाता है। जैसे अभी मैं आ रहा था रास्ते से, पहाड़ी काटी जा रही है, पत्थर लाए जा रहे हैं क्रशर पे, उसका रेत बनाया जा रहा है, उसकी बजरी बनाई जा रही है और बेची जा रही है शरेआम, कोई पूछताछ नहीं। मैंने असेंबली के अंदर ये बात बोली थी, हमारे दरिया है, दरिया में एक नेचुरल है, रेत नेचुरल है, उसके बाद ये चीज बनेगी, क्रशर से बाद में बनने लगी। अगर हमारे पास नेचुरल है, पहाड़ी तोड़ने की क्या जरूरत है?
और सड़कें ऐसी बनाई जा रही हैं, वहां पर पैसा लगाया जा रहा है जहां पर वो पत्थर हैं, दरिया वाले पत्थर हैं, उनको उठाकर क्रशरों के लिए माल तैयार किया जाए। सुन लेना पूरी बात। जब बड़े लोग एडमिनिस्ट्रेटर को गलत काम करवाते हैं पैसा देकर, फिर जब उस एडमिनिस्ट्रेटर को लत लगती है तो एक गरीब को सही काम करने के लिए भी मजबूर करता है। कुछ लोग हैं जिनको हमने ठीक कर, कुछ लोग, और माशरा बेहतर हो जाएगा। बड़ा माफिया रुकेगा और ताकत से माने रुकना आप ये पड़ेगा। कह रहे हैं कि ईओ डोडा जो म्युनिसिपैलिटी ईओ डोडा जो है वो एक माफिया रन कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त एक की बात एक म्युनिसिपैलिटी का सुनिए। ईओ जो है उसके पास पूरा टाउन की जिम्मेदारी है, और आप उस ऑडियो में जो है वो दलाल इस प्रकार के शब्द जो है वो इस्तेमाल किए मैंने हैं। आपको पहले ही बोला वो अधूरी है। ये आप अच्छा। उसकी जुबानी पूछ लेना कि बाकी क्या है, वो खुद वो बता नहीं पाएगा, लेकिन पूछ लेना। बात वो नहीं है जो आपने सुनी, बात वो है जो छुपाई गई है। उसको छोड़ दीजिए, वो बात की बात है। बात एक डिपार्टमेंट की नहीं, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर ये चीजें नहीं हो रही हैं। बहुत सारे विधायक हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा, हम वर्कर के लिए नहीं है, हम माशरे के लिए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हम इस यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए है। अगर आपको वर्कर ही चलाने हैं, वो खेल अब खत्म हो गया है। लोगों को राहत देनी पड़ेगी। जैसे अभी एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी मामला पेश आता है, जैसे यहाँ पर इनने एक ऑर्डर जारी कर दिया, शायद आपने भी चढ़ाया था वो, जी है ना, जिस ऑर्डर में ये बताया गया कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या मीडिया के लोग हो, वो स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अरे अगर आप मीडिया में है, एक बच्चे के बाप तो है। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बच्चे का बाप तो है, परिवार तो है, परिवार में से कोई तो स्कूल जा रहा है। सुन लीजिए, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि सीओ डोडा को क्या परेशानी है अगर मीडिया कर्मचारी जो हैं अगर किसी स्कूल का दौरा करते हैं, वो हकीकत दिखाते हैं, तो क्या परेशानी है कि एक नोटिस जारी करना पड़ता है? सुन तो लीजिए, उस नोटिस को हम खत्म कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आप हमारा ऑर्डर जारी कर दीजिए ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी ऑर्डर आपके सामने, आपके थ्रू, चैनल के थ्रू पूरी आवाम को जारी कर रहे हैं हम। मामला ये है कि अपनी गलतियों को छुपाएंगे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल देंगे और ये बताएंगे कि किसी को जाने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? आपको भी अधिकार है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई के बच्चे हैं। आप उन बच्चों के साथ उस स्कूल में जाइए और वहां पे हालात देखिए। क्यों नहीं दिखेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? आप अपने बच्चों की तालीम के बारे में पूछिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन गलती कहाँ है? गलती आप में और मुझ में नहीं है, गलती टीचर में नहीं है, गलती पेरेंट्स में। क्यों नहीं जाएंगे? वो माल मवेशी को दारू में छोड़ते हैं लेकिन फिर भी निगरानी करते हैं। आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में अगर भेज रहे हैं तो उसकी निगरानी के लिए कभी एक दिन गए आप? पेरेंट्स चले जाएं, कितने पेरेंट्स हैं? अरे अगर एक दिन चले जाएंगे, वहां पे पूछेंगे, वो लोग वीडियो बनाएं, वो लोग वो डिस्कशन को लाएं। आप भी पेरेंट्स में हैं, मैं भी पेरेंट्स में हूं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको इजाजत नहीं है। पेरेंट्स को इजाजत है, कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरा खुला ये ऑर्डर, और हर आदमी जाए गवर्नमेंट स्कूल पे निगरानी बनाए रखे, ताकि अपने बच्चों के बारे में सोचे कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। लेकिन माशरा हमारा ऐसा है, बच्चे तंग करने की वजह से हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं। मसला ये है कि अब हमको जागना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि नौकरी मिलेगी, बल्कि इसलिए कि माशरे के अंदर बदलाव आएगा, और बदलाव लाने के लिए उनको एजुकेट होना बड़ा इम्पोर्टेंट। एजुकेशन विभाग में जो है इन दिनों एक वर्ड जो है वो बहुत चलन में है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के माध्यम से टीचर को उस जगह भेजा जा रहा है जहां पर शायद उस टीचर की जरूरत ना हो, और जहां पर बच्चे हैं वहां टीचर नहीं, जहां टीचर हैं वहां बच्चे नहीं। क्या ये रैशनलाइजेशन जो है कि फिलहाल कैंसिल होनी चाहिए और एक लिस्ट जारी करें सीओ ऑफिस डोडा से, हमारे पास इतने स्कूल हैं, उनमें इतने बच्चे हैं और टीचर इतने हैं, किस टीचर को कहां पर भेजा जा रहा है? क्या इस प्रकार का एक टाइम टेबल, ये एक ऑर्डर इशू नहीं होना चाहिए? आपको एक बात सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी। अरे भाई साहब, खिताई चनाब में है हम, है ना, डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, किश्तवाड़ है, रामबन है, डोडा है जी। कितने विधायक? 8। 8 में से 3 यहाँ है, 3 में से 2 कहाँ है? उन 2 से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं। उनको बाथरूम किसको देना है, किसको नरेगा देना है, किसको रोड देना है, किसको ठेका देना है और किसको ठेकेदारी देनी। अरे उनको भी ये सवाल पूछो ना। सीओ डोडा अगर ऑर्डर कर रहा है, इट मींस ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये सवाल पर जवाब उन्होंने कभी बोला, कभी ये बात की है? मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, वो सोशल मीडिया पर भी आई थी, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं शायद गई है। मैंने उसमें लिखा था, मुझे
इनका डाटा चाहिए कि आपने इतने दिनों क्या किया। और उससे पहले मैंने एक बार कहा भी था कि रैशनलाइजेशन हो, ट्रांसफर पॉलिसी आपको बनानी है, आप मेरिट पे बनाइए। मेरिट ये है जहां पर बच्चों के हिसाब से, एक रेशो के हिसाब से अब बच्चों के लिए उस्ताद को वहां पर अपॉइंट करेंगे। और उसके लिए मैंने पिछले दिनों चिट्ठी लिखी है और इस बार रिमाइंडर भी डाल रहा हूं, मुझे वो डाटा चाहिए। किस स्कूल के अंदर आपने ट्रांसफर किए और किस बेस पर वहां पर बच्चे कितने थे, आपको जरूरत पड़ी कि नहीं। बहुत सारी शिकायतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे एक्शन लिया जाएगा, आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं। और सकीना इत्तू जी से हम ये सवाल जरूर पूछेंगे और आपको भी पूछने का अधिकार है। अगर सीओ डोडा कर रहा है, यहाँ के ये जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं या कुछ भी हैं, जो लोग भी हैं, उनको भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आपके होते हुए कहाँ जा रहा है। और एक आदमी का, एक बड़ा आदमी अगर ऑर्डर निकालेगा, इम्प्लीमेंट होने में देर नहीं होती। लेकिन जो लोग सफर हो रहे हैं, उनकी आवाज को पकड़ने के लिए इनके पास टाइम है, फुर्सत है। इस सिस्टम को हम ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं कमेटी बना रहा हूँ और मेरा जितना भी पैसा है, आप सुन लीजिए, जो आप स्कूलों का हुलिया दिखा रहे हैं या स्कूलों के हालात दिखा रहे हैं, एजुकेशन का क्या माहौल है, क्या मिजाज है और क्या होना चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए जैसे मेरे पास बजट है, और उस बजट में से मैं ज्यादातर हिस्सा अपना पैसा, अपना मीन्स पब्लिक का एजुकेशन पे लगा रहा हूँ। और उसके लिए मैंने टीमें बनाई हैं। मैंने इनको कहा है कि आप चले जाइए स्कूलों के अंदर, देखिए कि हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है। देखिए, ये लोग अपनी नाकामियां छुपाएंगे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी महाराज, सबसे बड़ी जी, ये अपनी नाकामी वक्त की छुपाएंगे। सीओ डोडा 2 साल के लिए, साल के लिए निकल जाएगा, अपनी नाकामी वक्त की छुपा लेगा। लेकिन हम अगर छुपा लेंगे ना नाकामी, हम जाहिलियत की ओर जाएंगे, हम बर्बादी की ओर जाएंगे। तो लोगों से मेरी गुजारिश है, इस नाकामी और को मत छुपाइए, इस कमजोरी को मत छुपाइए, इसे उजागर कीजिए, ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर बने और जो नस्लें आएंगी उसको जो है हम रास्ता दें। ये नाकामियां छुपा सकते हैं जो वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जैसे मैं लीडर हूं, मैं छुपा नहीं सकता हूं। मैं बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए इन सवालों को उठाऊंगा ताकि ये पूरे हो जाएं जमीनी सतह पर। और उसके अलावा देखिए, उस पर वर्कआउट हो रहा है। हमने कहा, जैसे आपने कहा, टीचर्स की कमी है ना, टीचर कम है, कहाँ से रैशनलाइजेशन करके जहां पे जरूरत है, वो तो मैंने उनको एक क्राइटेरिया भी बताया था। लेकिन मैं नए टीचर तो दे नहीं सकता। इतना जरूर कर सकता हूँ, इतना जरूर कर सकता हूँ, जैसे मैं एक टीचर की हैसियत से स्कूल के अंदर एक स्मार्ट क्लासरूम बनाऊंगा। और उस स्मार्ट क्लासरूम में जो स्मार्ट बोर्ड लगेगा वो एक टीचर का काम करेगा और उससे बच्चे, मुझे लगता है, स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का निजाम कुछ ऐसा है। आप भी बहुत सारे स्कूलों में गए, हाल फिलहाल में दौरा किया, वहां पर डेस्क नहीं है, नीचे टाट बिछाया हुआ है, उस टाट पर बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत तकलीफ होती है महाराज, बहुत तकलीफ होती है कि वो माँ बाप जो है वो मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है पढ़ने के लिए, और वहां पर जो है वो जमीन पर, टाट पर बैठ रहा है। और सवाल यहां पर यह है कि हर साल जो है न जाने कितना पैसा शायद डेस्क पर ही खर्च किया होता होगा। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जिसे आपको फिक्र हो रही है, मुझे भी फिक्र थी। जब मैं एमएलए नहीं था तो जमीन पर ये चीजें देखकर जो था तकलीफ होती थी, सवाल उठाता था। लेकिन अब मेरे पास सवाल उठाने का वक्त नहीं है, अब मुझे करने का है। तो अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हमारा एक बजट आया था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी मैं बार बार बात भी करता हूँ और अब्दुल्ला सरकार से सवाल भी करता हूँ, वो बजट है कहाँ। और उस बजट के अंदर जब आप देखेंगे तो मेरे कामों पे अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा मैंने एजुकेशन पे दिया है ना, उसके बाद मैंने हेल्थ में दिया। मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई 100-150 के आसपास जो मेरा बजट था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बजट था, उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया है एजुकेशन को लेकर। और अगर आप उम्मीद रखेंगे, या मैं भी एक उम्मीद के साथ इसमें आया हूँ, अगर वो पैसा आ गया, वो बजट आ गया, और उस बजट में जो मैंने काम रखे हैं, अगर उन कामों को जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट कर गए हम लोग, तो यकीन जानिए जम्मू कश्मीर के अंदर पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसमें स्कूल बड़े बेहतर होंगे और आपको शिकायत करने का मौका कम मिलेगा। और आप लोगों से भी देखेंगे जब सुनेंगे, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि नई तर्ज की एजुकेशन हम अपने नस्लों को दें। उसके लिए मैंने बहुत पैसा रखा है, कम से कम 150-200 के आसपास स्कूलों को मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की है, बिल्डिंग्स बनाने की बात की है, और नए तर्ज पे। पहले क्या होता था, रूम बनता था, उसमें फैन नहीं होता था, उसमें बिजली की फिटिंग नहीं होती थी, उसमें मतलब ये मतलब डेस्क वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वॉशरूम नहीं होता था, अच्छे से फिटिंग नहीं होती थी, पैंट ये वो पैंडिंग वगैरह। मैंने
बहुत पैसा इसमें रखा है। एक कमरे को बनाने के लिए कम से कम 10-15 लाख मैंने सोचा है हाल कि फिलहाल में उसको हमने बेहतर बनाए। हाल फिलहाल में हमने एक दौरा किया, आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक प्राइमरी स्कूल है लोनपुरा कुल्हांड में। वहां पर 7 बच्चे हैं, 3 टीचर। जब हमने वो खबर की और सीओ साहब को ये बताया कि देखिए क्या निज़ाम है यहाँ पर, तो फिर उसके बाद जो है एक टीचर को वहां से उठाया गया। क्या 7 बच्चों पर 3 टीचर जायज़ है? और जहां पर 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहां पर 2 टीचर या 1 टीचर, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए एक चीज़ और बताऊँगा इसमें, जिसको जो पोस्ट है ना, जिसको जो काम है, यहाँ जब भर्ती होती है ना, भर्ती फौज की होती है, और वो जो लड़का फौज की भर्ती में जाता है ना, उसे पता होता है कि देश की किसी भी रियासत में मुझे ड्यूटी करनी है और 12 महीनों में से 8 महीने या 10 महीने मुझे काम करना है, ड्यूटी करनी। और जब आप देखेंगे मुलाजिम, ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, लोकल लोग हैं या बाहर, और उसी गांव के लोग, मजदूरी नहीं मिलती है, शिमला चिराने के लिए जाते हैं, किसी और को कोई और काम नहीं मिलता है, पत्थर तोड़ने के लिए लद्दाख जाता है। उसी गांव का एक मुलाजिम, चाहे वो कोई भी हो, उसको अगर गांव के अंदर ड्यूटी है ना, वो गांव के ऊपर नहीं जाना चाहता है, वो बोलता मुझे नीचे। मजदूर चाहता है मुझे कहीं मजदूरी मिल जाए। और इन लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपके मुखालिफ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना है कि अगर आपको सैलरी दी जा रही है, आपको भी सोचना है कि भाई हम अपने इलाके के अंदर बैठे हैं, कम से कम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारा, इसमें भी माफिया है, बड़े लोग बस साथी हैं एक दूसरे के, आपके मेरे में, इसमें कम्प्रोमाइज नहीं है मेरा। मतलब जैसे मैंने डॉक्टर्स के खिलाफ एक जंग छिड़ी थी, डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशन में भी हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर को राहत देने के लिए हजारों लोगों को जोखिम में नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं डॉक्टर ड्यूटी करे और वो हजारों लोगों की जान बचा सकता है। अगर मैं उसको बचाने लग गया, उन लोगों को कौन बचाएगा? यही बात है। और ये हमारी नस्लों को बेहतर करने के लिए, जहां पर ये टीचर्स हैं, उनको भी समझ आ जाना चाहिए था। 7 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, उठ के निकल जाना चाहिए था। अरे भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, वहां पे बैठ के क्या करोगे? या तो आप उस गांव के अंदर काउंसलिंग करो, लोगों के पास जाओ, ताकि वो बच्चे आपको दें और आप डिलीवर करें। इसका इलाज तो यही है ना कि पहले देखिए, अगर कोई ऐसा ऑर्डर अगर इशू किया जाए, पहले तो ये रैशनलाइजेशन ही खत्म हो, और उसके बाद जो है आराम से तीनों विधायक बैठे, ये डिसाइड करें कि किस टीचर की कहां पर जरूरत है, भेज दीजिए, सीओ साहब भी साथ बैठे। बात वो नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। अभी इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कहा सीओ ने, है ना, कि स्कूल के अंदर कोई भी ऐसे बिल्कुल ऐसे लोग नहीं मीडिया जाएंगे, कर्मचारी नहीं जाएंगे। अगर यही काम स्किना इतू करती, जैसे उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लगाना है, डॉक्टर को कंपलसरी बता दिया, यही बात मैंने 8 महीने पहले बोली थी। अगर यही काम ये लोग करते, अच्छे से करते, तो यकीनन बेहतर होता। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते, बड़े लोग खामोश हैं। और मैंने कहा था, जिन लोगों को इख्तिदार मिला है, जिन लोगों को पावर है, उनको इसके बारे में इल्म ही नहीं है। आप बेहतर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, महराज को पता है कैसे करना, मैं जितना जानता हूं, लेकिन मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, सबसे बेहतर। चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई ऑफिसर, कोई भी है, कोई भी है, इनसे बेहतर मैं जमीन पर जो है एक इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ और बेहतर मुस्तकबिल भी दे सकता हूँ, और मैं लोगों को बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। ये दावे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों को कोई खबर नहीं है। 12वीं पे पास है हमारी मंत्री साहिबा, अब उसको जो दिमाग में आएगा वही करेगी। गर्मियों का एक जमाने का मौसम था, 3 दिन की गर्मी थी, और सुबह के 6 बजे उठाने के काम किया। अच्छी बात है, 6 बजे आदत होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन के बारे में भी उसको बात करनी चाहिए थी। ऑर्डर निकलवाया और उन्होंने कहा हमने इसमें डिस्कशन किया। भाई डिस्कस क्या करना है, आपको अपना पता होना चाहिए। आपके इलाके के अंदर स्कूल है, आपके इलाके के अंदर बच्चे, तो डिस्कशन के लिए आपको किसी ऑफिसर से नहीं पूछना है। हम कानून बनाने वाले, हम सलाह लेकर अगर बनाने लग गए तो फिर हमारा क्या काम? लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, सुन लीजिए, बदकिस्मती की बात यह है, आप भी सुन लीजिए, कि जो जिस प्रोफेशन में है वो उस प्रोफेशन को जानता है, वो उस प्रोफेशन को जानता है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको उस प्रोफेशन के बारे में इल्म ही नहीं, लेकिन प्रोफेशन में है, और वो है पॉलिटिशियन। आप पता कर लीजिए, फौजी है, जिम वो मतलब लॉन्ग रन में भी निकलेगा, हाइट में भी निकलेगा, रेस में भी निकलेगा, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर लेगा, लेकिन
कोई भी डिपार्टमेंट है, आपको डॉक्टर बनना है, डिग्री होनी चाहिए, आपको ट्रेन होना चाहिए, उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता है, ओहदा भी दे दिया, जिम्मेदारी भी दे दी, उस डिपार्टमेंट के बारे में कोसों कोसों नहीं पता, क्या करोगे? और आप बोल रहे हैं कि सिस्टम बदलेगा, कैसे बदलेगा? इसके बारे में डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप कानून साज हैं, और आप कानून साज ऐसे हैं कि हमें ब्यूरोक्रेट को पूछना है कि हम क्या करें, और वो आपको सही सलाह देगा। अब जरा सियासत पर बात करते हैं। बाइपोल होने वाला है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और बडगाम से। महराज मलिक जो है वो जमकर उसके तैयारी में लगा है। क्या पूरी उम्मीद है कि जीत जाएंगे? नहीं, अब सही बात है, चुनाव तो होने वाले हैं, नगरोटा हो या बडगाम हो, पर कुत्ते भी आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव देश के अंदर लड़ा जा रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही बहुत सारी बातें हुई थी, चर्चे हुए थे, एक कुत्ते का वो जो सामने आया था। अब जब कुत्ते लड़ना भी शुरू करेंगे या लड़वाना शुरू करेंगे, तो आप बताओ उस देश का मुस्तकबिल क्या होगा, और वहां प्रत्याशी जाकर क्या करेगा? कहीं प्रत्याशी में नाम कुत्ते का हो और वोटर कुत्ते ज्यादा हो गए, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? देखिए, बात ऐसे है, ये बात बिहार की नहीं है। आज पिछले 1-2 दिन पहले की बात है, मैंने सुना कि एक ऑर्डर निकाला जाता है, ये जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग, इनको बड़ा वो शॉक लगेगा। एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें ये बताया जाता है, जो 20 दिन से पेड़ के नीचे रह रहा है, पेड़ के नीचे, उसको वोटर आईडी कार्ड बना कर दे दो। ये जम्मू कश्मीर के हालात हैं। चोर आपने देखा बाहर से आ रहे हैं, वो भी अगर 10-12 दिन कहीं रेल की पटरी पे होंगे ना, तो उनको भी वो चीज जारी कर दिया जाएगा, वोटर आईडी। तो कहीं न कहीं चुनाव लड़ना वो जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ना इसलिए है ताकि इस जमहूरियत को जिंदा रखा जाए। लेकिन जमहूरियत को ही अगर उसका गला काट दिया जा रहा हो, तो आपको क्या लगता है चुनाव लड़ा जाए? हम तो तैयारी करेंगे लोगों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं। और अगर कुत्ते चुनाव में आ जाएंगे, तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे कि हमारे देश का मुस्तकबिल बेहतर होगा? कहीं न कहीं इस पे सवाल उठने चाहिए, पार्लियामेंट में उठ रहे हैं। अभी असेंबली का सेशन लगेगा, तो असेंबली में भी ये बात उठेगी। और मैं चाहता हूँ जो विधायक मुझे देख रहे हो, जो जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, आप इस बात को सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ोतरी ऐसे की जा रही है वोटरों की, कोई मतलब नहीं है इनको, डेवलपमेंट के साथ कोई मतलब नहीं। इनको वोटर भरना चाहिए। और जो 20 दिन से कहीं पे रह रहा है, सड़क पे रह रहा है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का, कि उसका वो बना दो। और कुत्ते क्या, अगर बिल्लियां भी है तो बिल्लियों का भी होना है। जो भी जानदार है, जो भी जानदार है, मुझे लगता है कि इस तर्ज पे जो राजनीति हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के समय बहुत सारे वादे किए, लेकिन वो सिर्फ वादे रह गए। अक्सर ये कहा जाता है विपक्ष की भाजपा जुमले का इस्तेमाल करती है, तो कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुमले भी रह गए? फैम है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब मैं इलेक्शन जीता था, तो मैंने समर्थन दिया था एनसी को, बिना बुलाए हम चले गए थे, इसलिए ताकि बहुत बड़े लोगों ने मैंडेट दिया था, बड़े वर्ग ने बिना बुलाए चले गए, इसलिए महराज को हल्के में ले लिया, सीरियसली नहीं लिया। हमारा ये था कि चलो एक फिरके के साथ जाना था। हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि उन्होंने बुलाया, हमने खुद दिया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि बीजेपी सेंटर में है, इन्होंने इतने साल कुछ नहीं किया, एलजी के होते हुए नहीं कुछ किया। अब जब सरकार बनी रही थी, तो उस सरकार में बैठकर हम भी चाहते थे कि काम हो। लेकिन आपको याद होगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार से सवाल तब पूछे जाएंगे जब उनका वक्त आएगा। आज 10 महीने हो गए, और आपको पता है कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपना समर्थन वापस लिया था। बात वही है कि वो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। अभी एमनेस्टी की स्कीम इन्होंने लाई, बिजली कहाँ है? अभी मीटर लगा रहे हैं, तार कहाँ है? पोल कहाँ है? अरे तुम तो अपना किराया वसूलने के लिए एमनेस्टी की स्कीम लाओगे। मुझे ये बात बताओ, जो गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है, वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? हम ही से वसूली करेंगे, फिर हम ही को देंगे और हम ही को बताएंगे। ये सारा जो खेल है ना, ये मैं सब समझता हूँ, और ये सरकार करवा रही है। अगर लोगों के घरों की तारें काटी जा रही हैं, बिजली अंधेरे में रखा जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। और आज अगर ये चीजें बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप एमनेस्टी के थ्रू जो है बिल की अदायगी करें। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हमने कितनी बिजली जलाई होगी 10 रुपए की, और बिल आ रहा है 10,000 का। अरे वो कहाँ जाएगा? इधर हाल फिलहाल में जम्मू में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर एक महिला का 9 लाख रुपए बिल आया। वही मैं नहीं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, हरासमेंट है, टॉर्चर है। मैं एक बात लोगों को एक बार बताया था, अगर सरकार अपने तर्ज पर आकर ये काम कर रही है,
मैंने कहा कि अगर हम बिल नहीं देंगे, सारे नहीं देंगे, क्योंकि हम तंग आए हैं। जब ये हमारा पैसा देने में सालों साल लगवाते हैं, लाइबिलिटी देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है, ठेकेदारों की लाइबिलिटी कितनी है, जल जीवन की कितनी है, नरेगा एमजी नरेगा की 2014 से है, लोगों ने काम किया हुआ, मटेरियल डाला हुआ, वो लाइबिलिटी पड़ी है। पूछो इनसे क्यों नहीं दे रहे हो, पूछो ना। अरे इनके जो वादे हैं और जो सड़कें हमने दी हैं, जो सड़कें बनी हैं, और उन सड़कों पे जो जमीनों का मुआवजा बना है, वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया। जो मकान ढह गए, उन मकानों का मुआवजा अभी तक नहीं है। आप सुन लीजिए, और जिन स्कूलों के लिए हमने मलकियत की जमीनें बिल्डिंग के लिए दी थी, उनका आता पता नहीं है। हम जब मांग करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, लेकिन जब ये अपने उसमें लेन देन में आते हैं, 10 की जगह 1000 ले लेते हैं। और अगर हमें मुआवजा मिल जाए 2014 की सड़क का, तो उसी वाले रेट पे जो है हमें निपटा लिया जाएगा। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए अभी हम उस हालात में नहीं है, लेकिन जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। बड़े पैमाने की जंग लड़नी है। ये एक बड़ी लूट है, एक बड़ा माफिया है जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठा हुआ है, जिसमें सरकार सेंटर की हो या यहाँ जम्मू कश्मीर की हो, बराबर के शरीक है। इन्होंने कहा था हम बिजली फ्री देंगे, फ्री देने के बजाय जो साल पहले एक बिल आता था बिजली का, और आज जो बिल आ रहा है, फ्री किसको दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ाने में कमी नहीं की इन लोगों ने। बार बार इन्होंने कहा कि हम फ्री देंगे, देंगे कब, डेट नहीं बता रहे। किसको दे, नहीं उससे पहले तो वसूली कर रहे। एएवाई को कहा इन्होंने हम देंगे। अरे देना उनको तो दे सकते थे, लेकिन बढ़ा भी लिया ना। अरे जिसको 200 रुपया किराया आता था, उसी को तो आज 1000 आ रहा है। माने आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाए इंसान। यही चीज है। और ये जब जिम्मेदारी डाली जाती है तो तब डिपार्टमेंट पे बात आती है। ये डिपार्टमेंट की बात नहीं, ये सरकार की बात है। सरकार को इस बात का इल्म है, क्यों नहीं इस पे। और ये उमर साहब के पास बिल्कुल, ये तो उनके पास, और ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा था रेत बेचना शुरू कर दीजिए, रेवेन्यू जम्मू कश्मीर के अंदर आधे से ज्यादा मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। तुमने माफिया के घरों को बनाने का काम किया, पहाड़ों के पहाड़ खोदने के लिए इनको दे दिया है, और दरिया की रेत उठाने के लिए गरीब के खच्चर वाले को भी उसमें टैक्स लगा लो। अरे रेवेन्यू बढ़ेगा, मैं बोलता हूँ ठाठरी से लाखों रुपया आएगा रोज का, आपको ढोडा से रेवेन्यू आएगा। एक क्रशर वाले इन्होंने बनाने, और वो क्रशर वाले अपने अपने लोगों को जो है पैसा, और इलीगल, सुन लीजिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और मैं ये जो हमारे डिप्टी सीएम साहब है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सच में अगर आप सौदे पर हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी चाहते हैं, तो जो मैंने कहा है आप लीगलाइज कीजिए, आप टेंडर निकलवा दीजिए, छोटे छोटे टेंडर निकलवा लीजिए, ताकि रेत लोग उठाएं, वो लोगों को बेचे, और ये माफिया रुक जाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। आप नौकरी नहीं दे सकते, जैसे मैंने किया, आपको याद होगा, जब से मैं जना हूं, जब से मैं चलता था गाड़ी के अंदर, बटोत के अंदर एक डंडा लगा हुआ होता था, जो डंडा नीचे होता था पहले वसूली होती थी, याद है आपको। बिल्कुल, तब से ही था ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उस चीज को मैंने खत्म किया, और हजारों नौजवानों को महीने का 10-12 हजार मैंने बचत करा दी। अरे यही तो है। अगर आप लोगों को राहत देंगे, अगर कमीशन बंद हो जाएगी, अगर करप्शन बंद हो जाएगी, नौकरी कौन मांग रहा है। सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये है कि चाहे उमर अब्दुल्ला हो या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हो, दोनों हर बार मीडिया बाइट में ये कहते हैं कि उन्हें एलजी साहब जो हैं वो काम करने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि चुनाव से पहले तो सुरेंद्र चौधरी को भी पता था और उमर अब्दुल्ला को भी पता था कि एलजी तो साथ में रहने हैं। सुन लीजिए, आप शायद गलतफहमी का शिकार हैं और ये लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर हैं। मैंने भी चुनाव लड़ा था उसी यूटी के अंदर, मैं जानता था एलजी का शासन होगा और सरकार हमारी होगी, या मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, लेकिन एमएलए में इलेक्टेड हूं। मुझे पता है मेरी पावर्स कितनी, चाहे एलजी के पास है, ट्रांसफर की है ना, काम करने की तो मेरे पास है। हमने 10 साल, मैं आम आदमी पार्टी से हूं ना, 10 साल मोदी के शासन में दिल्ली को चलाया। अरे हमारे ऊपर भी एलजी था, एलजी हमारे ऊपर भी था, लेकिन दिल्ली को मॉडल हमने बनाया। उमर अब्दुल्ला झूठ बोल रहे हैं। नहीं, और क्या, और क्या। अरे अगर आपको पता है कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, आपने लड़ा कब? आपने लड़ा कब? मुंह कब खोला? अरे मुंह कब खोला? मैं तो कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर आपने नहीं देखा था जब 14 में सरकार बनाई थी, जब दिखा काम नहीं हो रहा है, जब समर्थन हमने कांग्रेस का लिया था तो काम नहीं हो रहा था, हमने सरकार छोड़ दी, बहुमत से आए, तो फिर हम बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला लड़े, कभी कोर्ट में गए, कभी सड़क पे आ गए, और हमने लोगों की बेहतरी के लिए जो वादे किए थे उसे जमीनी सतह पर पूरा किया। सुन लीजिए, वहां पर हमने 200 यूनिट सबको फ्री दिया था, सबको। अब कोई नहीं ले रहा था, वो मामला अलग था। हमने पानी सबको फ्री दिया दिल्ली के अंदर, हमने बेहतर स्कूल दिल्ली के अंदर सबको दिए,
हमने इलाज सबको दिया, मोदी जी 5 लाख दे रहे हैं ना, हमने सारा का सारा इलाज का खर्चा दिल्ली के लोगों का अपना सर लिया था। सरकार वो चीज कर रही थी और हमारा बजट जो था वो प्रॉफिट में था। हमारे यहाँ कम कर्जे में नहीं थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो कह रही हैं कि काम कम और एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। और इनकी बात मैं बता दूं, करप्शन के मामले में भाजपा बड़ी स्मार्ट है और इनको लगता है कि हमारा दौर चलता रहेगा। ये जो है ना, ये करप्शन कैसे कर रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, आप सुन तो लें। अभी ये जो सड़कें बन रही हैं, लोगों को लग रहा है कि ये डेवलपमेंट हो रही है ना, ये माल कमा रहे हैं। जो काम 10 रुपए में होना था उसका ये 1000 लीगल तरीके से बना रहे हैं। अगर लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ठेकेदार हैं, बहुत सारे लोग जानकार हैं। यहाँ पर इन लोगों ने, अभी मुझे ये माइक खरीदना है, ठीक है, जेम से खरीदवाएंगे। यही माइक मार्केट में ब्रांडेड, चाहे कोई भी ब्रांड है, यही मार्केट में आपको मिलेगी 10 रुपए की, यही चीज, यही आइटम। लेकिन गवर्नमेंट के अगर पोर्टल से खरीदना है, वो जेम से अगर खरीदारी करवा रहे हैं, यही आइटम आपको 10 की जगह 200 में मिलेगी। और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। लेकिन अब ये चीज 200 में क्यों मिल रही है, ये सवाल है। और इनको कोई पूछने वाला नहीं। इन्होंने सड़क बनाई, 10 रुपए की सड़क 1000 में बनाई, और कौन पूछ रहा है? इतने बड़े नेशनल हाईवे आए, इनको कौन पूछ रहा है ये कितने का है? पूछा किसी ने क्या? एक आम आदमी को इसकी खबर है, इसकी भनक है? और इसका ठेकेदार यहाँ पर ये सबलेट पे ठेके ले रखे हैं। इनके दलालों के दलाल पता नहीं कितने दलाल हैं, वो भी लाखों में कमाई कर रहे हैं। आप सोचो कि इसमें फायदा कितना है, पैसा कितना। एक सवाल और मुझे याद आ गया। महराज मलिक कह रहे थे कि दिल्ली चलो और वहां पर हम स्टेटहुड की मांग करेंगे। कांग्रेस गई, महराज मलिक गायब रहे, उमर अब्दुल्ला गायब रहे। महराज क्यों? सुन लीजिए, महराज मलिक भी जाते दिल्ली, कांग्रेस के साथ में सपोर्ट करते कि दे दीजिए हमें राज्य। बात वो नहीं है, ये करते हैं राजनीति, ठीक है, राजनीति नहीं करनी है। ये लोगों को चलाना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। राजनीति का मकसद नहीं है। मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लोगों की बेहतरी के लिए, उस मुल्क की कांग्रेस पब्लिसिटी स्टंट खेल गई। हाँ, वक्त के हालात के साथ ये लोग ऐसा ही करते हैं। अगर इनकी भी मंशा होती तो ये लोग इनको भी खड़ा करते। अब ये अपोजिशन में रहकर कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन जो हालात इन्होंने भी बनाए हैं वो उसको भी दुनिया जानता है। सवाल ये नहीं। और इस बार में ये सवाल है, चलो अगर कांग्रेस ने पहल की थी, उनके 6 विधायक थे, उनका सेंटर की लीडरशिप उनके साथ खड़ी थी, उमर अब्दुल्ला को जाना चाहिए था। इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, चाहे वो सियासत है या कुछ भी है। महराज क्यों नहीं गए? अरे सुन तो लीजिए, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बहुत पहले जाना चाहता था। अच्छा। अब ये दिग्गज खिलाड़ी थे, जो काम इन्होंने आज किया, अगर यही दिग्गज खिलाड़ी बहुत पहले गए होते, बहुत पहले स्टार्टिंग में ही, जब चुनाव हुए थे, चुनाव के फौरन बाद गए होते, तो क्या फर्क पड़ता? अरे वही काम अगर 2 महीने के बाद आवाज उठी होती, तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट आई होती। हो सकता है महराज मलिक की बात लेट समझ आई हो। हाँ, नहीं, लोगों की, अरे मेरी क्या, ये लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं। और एनसी की तो बात ही मत कीजिए। ये लोगों को, कुछ लोगों को, कश्मीर के लोगों को ज्यादातर ये हमदर्दी है। पूछना चाहता हूँ, क्या किया इन लोगों ने? अरे सरकार में तो बैठ गए 10 महीने, इन्होंने क्या किया? क्या आप मुझे बताइए ना, किस एजुकेशन के बारे में इन्होंने रिफॉर्म लाए? जो पैसा है वो कहाँ है? अरे कम से कम लड़ तो लेते यार। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। अरे कश्मीर के अंदर कई महीनों तक बंद भी रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोविड रहा 2 साल, कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग जी लेंगे। लेकिन कम से कम मुंह तो खोल लेते। अरे धक्का तो लगा लेते। इस सरकार में बैठे इन नेताओं को तो धक्का तो लगा लो, कम से कम एलजी के खिलाफ मुंह तो खोलो। आपको याद होगा एक दिन जब एलजी ने खाने पर न्योता दिया था, और उससे पहले उसने जो यहाँ पे ट्रांसफर्स की थी, केएस की, आईएएस की, ये जो छोटे लेवल की, सब के सब 89 एमएलए वहां पर गए थे उसके खाने की दावत, एक महराज नहीं किया था। अरे मैंने इनको कहा था कि मत जाइए, और हमें बोल, और उससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं? शाम को वो ऑर्डर निकालता है हमारे ऑफिसरों का, जो काम सरकार ने करना था, उसके बाद यही लोग उसकी दावत पे चले जाते। एक वीडियो हाल फिलहाल में वायरल हुआ, आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि महराज मलिक की वजह से जो है वो हमारे काम नहीं हो रहे हैं जिला डोडा में। महराज मलिक जो है वो ब्यूरोक्रेट के साथ झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, बहसबाजी करते हैं, उससे हमारा काम जो है वो अटक जाता है, ब्यूरोक्रेट हमसे नाराज हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक बच्चा जब जन्म लेता है, उससे एक माँ बाप की उम्मीद होती है 18 साल के बाद बड़ा हो जाएगा, ये मेरे लिए बेहतर करेगा और अपने लिए भी बेहतर करेगा। ख्वाह उसके माँ बाप अच्छे ना हो,
लेकिन उसकी वो अच्छी परवरिश करना चाहते हैं ताकि उसकी जिंदगी बेहतर बने। मुश्किलें आती, अगर मैं कंप्रोमाइज कर गया, इन लोगों से वक्ती तौर काम करा लूं, तो वो नस्लें भी गुलाम हो जाएंगी। मैं खुददार बनाना चाहता हूं, और जो जिसका हक है छीन कर लेना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं वैसा नेता नहीं हूं जनाब वो काम कर दिया, अरे करना पड़ेगा, जो उसका काम है वो कराऊंगा, और ठोके डंके की चोट पे कराऊंगा। मैं वो लोगों को नहीं बनाना चाहता हूं। और अगर मैं किसी रास्ते पे चला हूं, और जिन लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, और जो नई नस्ल आएगी वो सीख कर जाएगी इनका क्या काम है, मेरा क्या, मैं लीडर हूं यार, मैं इलेक्टेड हूं, दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल हूं मैं, इलेक्टेड वोट से बना हूं, आप समझ रहे हो। और एक इलेक्टेड को ये बताएंगे कि आपने उसको बोलना है जनाब हमारा काम करा, अरे करना पड़ेगा, नौकर है। और वो चीज सिखाने के लिए और आवाम को जगाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। अगर मैं लड़ रहा हूं तो नस्लों की बेहतरी के लिए, ताकि वो अपनी आवाज खुद बुलंद करें। अभी आपने बोला कि स्कूलों में नहीं जा सके, ये सवाल पूछने वाले लोग होने चाहिए। अरे मैं इस आर्डर को नहीं मानता हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों के साथ स्कूल में जाइए। जैसे एक बाप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को उंगली पकड़ कर लेता है, आप भी जाइए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और उस मास्टर से पूछिए कि हमारा बच्चा कहां बैठ रहा है। उस मास्टर से पूछिए कि हमारे बच्चे की तालीम कैसी है। अरे आप डरोगे इनने आर्डर निकाला, कौन होते हैं आर्डर निकालने वाले? अपनी गलतियों को छुपाएंगे और हम अपनी नस्लों को बर्बादी की ओर धकेल देंगे? नहीं, खुददार बनाएंगे कौम को, और नस्लों को बेहतर बनाने के लिए महराज खड़ा है। और इन चीजों पर बात मत कीजिए, मैं लीडर हूं, जो मुझे ज्ञान दे रहा है ना, मुझे नहीं, वो उन लोगों को देखिए। ये पुराने तर्ज की राजनीति है, वो अपने वर्करों को देते थे, महराज आवाम को देगा। जो वादा मैंने किया है, जो एक उम्मीद के साथ में आया हूं, उसकी उम्मीद पे खड़ा उतरने के लिए खड़ा हूं। और इन लोगों को बता दो, मैं वो नेता नहीं हूं जो नेता ये समझते हैं। वो उन नेताओं के साथ चले जाइए, वो तुम्हारी मनमानी से चलेंगे, अपनी तुम्हारी मर्जी से चलेंगे। महराज आवाम की बेहतरी के लिए खड़ा है, और इनको एक सबक दिखाएगा कि असली मकसद वोट की ताकत है क्या, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन है या इलेक्टेड है। ये वक्त के हालात हैं, भाजपा का इस वक्त सिक्का है, चल रहा है दबदबा इनका, वक्त इनका भी खत्म हो जाएगा, वक्त किसी और का भी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। और उस वक्त को देखने के लिए मुझे मुश्किलों से गुजरना है, और मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। वक्त आने वाला है, वक्त हमारा होगा, और आने वाला कल लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महराज मलिक बातचीत कर रहे थे, और देखिए ये कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन, महराज मलिक भी कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन के नाम पर ये जो एक जगह से दूसरी जगह अध्यापकों को भेजा जा रहा है, सरासर गलत है। सकीना इट्टू से सवाल है कि क्या वाकई में ये रैशनलाइजेशन सही हो रही है जिला डोडा में, या फिर गलत हो रही है? आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे रिदीप ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।